शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है। बच्चों, केमिस्ट्री का 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट किया जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहम है और इसके साथ साथ ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को ये मसला रहता है कि उसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो उसे चाहिए कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, याद कर ले और ज़हन नशीन कर ले, तो उसे ज़िंदगी में फिर केमिस्ट्री में कोई बड़ा मसला नहीं होगा। हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। इस चैप्टर में जो बुनियादी टॉपिक्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 4 लॉज का सेट है और ये पूरा सेट एक टॉपिक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड फार्मूला। थर्ड टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस और फोर्थ टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कीमियाई मिलाप। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये रिएक्शन जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और याद रखिए कि जैसे अल्लाह ताला ने पूरा कायनात का निज़ाम बनाया है और ये निज़ाम कुछ कवानीन के तहत चल रहा है और ये कवानीन भी अल्लाह ने बनाए हैं, इसी तरीके से जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो भी कुछ लॉज के तहत है। तो केमिकल चेंजेस आर गवर्न्ड बाय सम केमिकल लॉज। दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये बेसिकली वो लॉज हैं जिससे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो आग का जलना हो, चाहे वो किसी किस्म का सुई गैस का या पेट्रोल का रिएक्शन हो, या आम जिंदगी में वो आप रिएक्शन देख रहे हो या ना देख रहे हो, जितने भी रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे रिएक्शन इन्हीं लॉज के तहत चल रहे हैं। तो ये कौन कौन से लॉज हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे उर्दू में कानून बकाए मादा भी कहते हैं या कानून बकाए कमियत भी कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। उसके बाद फिर सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद फिर थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इन लॉज को हम फर्स्ट 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को सबसे पहले 1785 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था लिवाइजे, जिसका नाम इससे पहले आप सुन चुके हैं। तो लिवाइजे ने ये लॉ पेश किया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। और लिवाइजे, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका केमिस्ट्री में, खासतौर पे मॉडर्न केमिस्ट्री में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत बेमिसाल है और शायद ही किसी ने इतना वसी काम किया हो उस दौर में जिस ज़माने में लिवाइजे ने अपना काम किया। लिवाइजे की अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो जो इसने पेश की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के सिलसिले में, तो वो बड़ी सिंपल है। दिस लॉ इज डिफाइंड एज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर यानी मादा ना तो पैदा होता है और ना फना होता है, यानी ना उसकी मिकदार कम होती है ना उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि इस कायनात का जो टोटल मैटर है ना तो उसे पैदा किया जा सकता है ना उसे फना किया जा सकता है, उसकी टोटल क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहती है। ये लॉ बहरहाल अब तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी लिमिटेशंस हैं, बहुत सी जगहों पर ये गलत साबित हो चुका है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। तो जाहिर है कि उस वक्त वो मैटर कहाँ से आया, ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है और इस पर साइंटिस्ट जो है बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे इसमें आंसर्स मिले हैं और बहुत सारे अभी तक इसमें आंसर बाकी हैं। लेकिन हम पूरी कायनात की फ़िलहाल बात नहीं कर रहे, हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी
चीज़ें रिएक्टेंट के तौर पर हम लेते हैं, अगर उन सब का मास ले लें और उसके बाद जब वो केमिकल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन जाती हैं और उनका भी मास ले लें, तो वो जो मास बिफोर रिएक्शन है और वो जो मास आफ्टर रिएक्शन है उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आएगा। यानी अगर 10 ग्राम हमने स्टार्ट में लिया है तमाम चीज़ों को, तो वो आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो 10 ग्राम ही रहेगा, ना तो वो 10.1 ग्राम होगा और ना ही वो 9.9 ग्राम होगा। इसकी फिर थोड़ी सी डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन है, क्योंकि मॉडर्न डेफिनेशन का बैकग्राउंड ये है कि मुख्तलिफ जो न्यूक्लियर रिएक्शन हैं उसमें साइंटिस्ट ने देखा कि मैटर से एनर्जी बनाई जा सकती है, तो उसमें भी फिर ये बात सामने आई कि अगर मैटर की क्वांटिटी कम भी होती है तो वो इतनी ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि देयर इज़ नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास का लॉस है या गेन है, जो कमी या ज़्यादती है, वो डिटेक्टेबल नहीं है। ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अब इस सारे इस सेटअप को, इसके लॉ को हम एक एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और इसे सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को हम तक पहुंचाया है लैंडोल्ट नामी साइंटिस्ट ने। लैंडोल्ट की आप ये फिगर भी देख रहे हैं। तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस का ये फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऐसे भी दिखा देते हैं जो आमतौर पे वाइट बोर्ड पे नहीं दिखाई जा सकती। और ये चूँकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं तो इसमें बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत से ढूंढ ढांड के इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें हम ले आते हैं। जैसे ये लैंडोल्ट की बड़ी नायाब तस्वीर है जो बहुत कम आपने देखी होगी या शायद कभी ना देखी हो। तो ये इसका ऑनलाइन क्लासेस की ब्लेसिंग है। कुछ इसके नुकसानात भी हैं इन क्लासेस के, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं कि आप इन क्लासेस को 10 दफ़ा भी रिपीट करके देख सकते हैं। अगर एक चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप बार बार देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लैंडोल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत सिंपल था। ये एक एच शेप ट्यूब है। एच शेप ट्यूब जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब की तरह की ट्यूब्स हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। और ये नीचे से ये एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन यहाँ से ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम दोनों में अलग अलग रिएक्टेंट ले सकते हैं, जैसा कि लैंडोल्ट ने लिया। अब इसको डायग्रामेटिकली देखें कि ये पूरा एक एच बन जाता है। तो इसका ये जो ए आर्म है, फर्स्ट वाला आर्म, इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिया। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, सॉल्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसमें सिल्वर और नाइट्रेट 2 आइंस होते हैं और ये रैपिडली पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। और जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो किसी किस्म का कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। पानी को देखने में ऐसे लगता है कि पानी बिल्कुल साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट है, जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। और दूसरा जो है, दूसरे आर्म में क्या चीज़ ली गई, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे आप सब जानते हैं। ये भी कलरलेस होता है और जब पानी के अंदर इसको हमने डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बना लिया तो ये भी देखने में इसकी लुक, अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे वाटर होता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ से इनको मिक्स किया गया, लेकिन मिक्स करने से पहले इसका मास मालूम कर लिया कि इसका मास क्या है। फर्ज करें कि इसका मास जो है 10 ग्राम था। हमने 5 ग्राम ये ले लिया सिल्वर नाइट्रेट और 5 ग्राम हमने HCl ले लिया। तो इससे टोटल ये 10 ग्राम अगर ये है तो 10 ग्राम प्लस इसके अंदर आपने ऐड कर ली जो एच शेप ये ट्यूब है, लैंडोल्ट ट्यूब कहलाती है। इसका मास फर्ज करें कि 50 ग्राम, तो टोटल ये 60 ग्राम का अगर ये एक अपरेटस है विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो उसके बाद इसको अलाउ किया गया कि ये दोनों मिक्स हो जाएं। यहाँ से ये दोनों मिक्स हो जाएं। मिक्स जब ये हुए तो उन्होंने आपस में रिएक्ट किया। सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गया और इससे सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बन गया। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये बहुत अहम है, क्योंकि इसने क्या किया कि इस पूरे सॉल्यूशन को बिल्कुल वाइट कर दिया, जैसे दूध, मिल्की शेप इसकी कर दी, क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक ज़र्रात ये होते हैं जिन्हें प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ये प्रेसिपिटेट जो हैं पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुए,
तो हमें ये पता चल गया कि ये रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन होने के बाद जब हमने इस प्रोडक्ट का मास मालूम किया तो ये वही मास मालूम हुआ 60 ग्राम जो कि इससे पहले था। तो इससे ये लैंडोल्ट ने प्रूव किया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो किसी किस्म की मास में कमी आती है और ना ही ओवरऑल मास में किसी किस्म की ज्यादती होती है। तो बच्चों यहाँ हम एक लॉ है वो कंप्लीट करते हैं। ये मैंने छोटी क्लास ली है, इसलिए ली है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन कर लें। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि रट्टा लगाने से गुरेज करें। हर लफ्ज़ को समझिए, सीखिए, उसके स्पेलिंग याद कीजिए, उसका मीनिंग याद कीजिए और ग्रामर सीखिए ताकि आप उन सारी चीज़ों को अपने ऑन वर्ड में लिख सकें। अब ये सारी जितनी भी ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, अगर ये सब आप अपने ऑन वर्ड में लिखेंगे तो यकीन कीजिए कि आपको कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और बस आपको एक दफ़ा ये डायग्राम देखनी है और उसके बाद सारा कुछ आपको याद आ जाएगा और आप एक सफ़े की इसके एक्सप्लेनेशन आसानी इम्तिहान में लिख सकेंगे। तो याद रखिए, रट्टा लगाने वाले मेहनत भी ज़्यादा करते हैं और उनको मार्क्स भी कम मिलते हैं, और कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले मेहनत भी कम करते हैं और उनके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लॉ के साथ हाजिर होंगे।